Hello viewers, in this video we are going to talk about classical criticism. That is very important for I think various exams, whether it is masters or bachelors. Classical literary criticism started from the ancient Greek society. इसकी शुरुआत एंशियंट ग्रीक सोसाइटी से हुई और स्वाभाविक है जब भी हम क्लासिकल ऑथर्स की बात करते हैं, क्लासिकल क्रिटिक्स की बात करते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं ग्रीक ऑथर्स के बारे में, ग्रीक क्रिटिक्स के बारे में, जो कि काफ़ी एंशियंट हुए, वो इंग्लिश क्रिटिक्स से भी पहले आए. इट इज़ डिफाइंड बाय द क्लासिकल आइडियाज़. और उनको जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो क्लासिकल आइडियाज़ ही होते हैं, विच वॉज गिवन बाय क्लासिकल ऑथर्स और क्रिटिक्स लाइक एरिस्टोटल एंड प्लेटो. और ये आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो ग्रीक क्रिटिक्स से ही जोड़ा जाता है, और इनमें दो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो हैं एरिस्टोटल और प्लेटो. अब जैसे मान लीजिए आप हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं तो जो नाट्य शास्त्र है जो भी भरत मुनि ने दिया, तो उसी तरह से एरिस्टोटल को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनकी पोइटिक्स को. एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है बहुत ही ज़्यादा फेमस है. इंग्लिश के क्रिटिसिज्म की जब हम बात कर लेते हैं तो हमेशा, चाहे वो ग्रीक क्रिटिसिज्म कह लें, इंग्लिश क्रिटिसिज्म कह लें, यानी क्रिटिसिज्म के फील्ड में एक ही बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एरिस्टोटल के पोइटिक्स का. मूविंग फर्दर, इफ़ वी कंसिडर इट्स ड्यूरेशन, अगर इसके टाइम की बात करें, इट एग्जिस्टेड बिटवीन 8th and 4th सेंचुरी BC, यानी 8वीं और 4वीं शताब्दी BC के बीच कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करता हुआ माना जाता है. इट इज़ ओनली ग्रीक और रोमन लिटरेचर, और इसमें ग्रीक और रोमन लिटरेचर ही आते हैं क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश लिटरेचर का कोई अस्तित्व ही नहीं था. देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बिकॉज देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट द पर्टिकुलर टाइम. उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज का ही कोई वजूद नहीं था, तो लिटरेचर तो दूर की बात है. बट स्टिल इट हैड अ रिच लिटरेचर, फिलोसफी एंड आर्ट्स. लेकिन उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जो ग्रीक लैंग्वेज की बात कर लें तो उसका एक अपना लिटरेचर था, फिलोसफी थी और आर्ट्स भी था. दिस वॉज द टाइम व्हेन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म केम इन टू प्रैक्टिस. और माना जाता है कि उसी टाइम पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत भी हुई. प्लेटो एंड एरिस्टोटल सेप्ड द कोर ऑफ द क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म. और जब हम क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो प्लेटो और एरिस्टोटल को कैसे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, कैसे बाहर रख सकते हो. इन्होंने ही तो एक डिज़ाइन दिया, एक कोर जो है कहीं ना कहीं एक बेस रखी, एक बुनियाद रखी. We are well aware that Greek civilization is older than Roman civilization. और हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो रोमन सिविलाइजेशन से भी पुरानी रही है. दिस इज़ द रीज़न दैट वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक राइटर्स. यही कारण है कि हमें ग्रीक राइटर्स का इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन रोमन राइटर्स के ऊपर. दे बोथ लेटर इन्फ्लुएंस्ड द इंग्लिश राइटर्स. और इंग्लिश राइटर्स किन से इन्फ्लुएंस्ड हुए? ग्रीक और रोमन राइटर्स से ही तो हुए हैं. इट्स कैरेक्टरिस्टिक कैन बी सीन इवन टुडे. और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी देखी जा सकती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑथर्स, अगर हम लेखकों की बात कर लें, द रोमन ड्रामेटिस्ट सेनेका, नाम याद रखिएगा, रोमन लिटरेचर से बिलोंग करते थे. सेनेका काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय ग्रीक ट्रेजेडियंस. वो ग्रीक ट्रेजेडियंस से ही इंस्पायर था, जो कि रोमन जो ड्रामेटिस्ट सेनेका था. अनदर रोमन पोएट वर्जिल का भी आपने नाम जरूर सुना होगा, वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय होमर. वो भी होमर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. एरिस्टोटल्स इन्फ्लुएंस कैन बी क्लियरली फेल्ट इन द प्लेज ऑफ 17th and 18th सेंचुरी. यहाँ तक कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्लेज में भी एरिस्टोटल के इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है. So we can say that the classical critics, poets and playwrights were very original in their forms. जो क्लासिकल, चाहे वो क्रिटिक्स हों, पोएट्स हों या फिर प्लेराइट्स हों, ये सारे अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल थे. उनमें एक जेन्युइनिटी थी. देयर एफर्ट्स आर रियली इंस्पिरेशनल. उनके जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट दे लेटर इमिटेटेड देम. यही कारण है कि बाद में उन्होंने उनकी नकल की, उनको इमिटेट किया, कॉपी किया. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म कम्प्लीटली, अगर हम क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पूरी तरह समझना चाहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लेटो एंड एरिस्टोटल. हम बिना एरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़े ये चीज़ें कभी नहीं समझ सकते.
यानी हमें कंपलसरी है कि हम पहले प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ें, जानें, समझें। इन एंशियंट ग्रीक टाइम, यानी ग्रीक में एंशियंट टाइम में, द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी वर थियोरेटिकल। जो फिलोसफी थी वो काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल थी, सैद्धांतिक हुआ करती थी। नन ऑफ देम हैड अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। उनका कोई पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता था, बट दे यूज देयर फिलोसफिकल नॉलेज इन एवरी फील्ड। लेकिन वो अपने फिलोसफिकल नॉलेज का यूज़ जो है हर फील्ड में किया करते थे, हर क्षेत्र में किया करते थे। द टर्म लिटरेरी क्रिटिक वॉज नॉट दैट मच पॉपुलर एट दैट टाइम। उस टाइम पे लिटरेरी क्रिटिक वर्ड उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। इट वॉज अ सिनोनिम ऑफ रेटोरिशियन। ये एक सिनोनिम हुआ करती थी रेटोरिशियन की। रेटोरिशियन क्या होती है? तो आगे लिखा है मैंने कि दीज रेटोरिशियंस स्टडीड रिदम, ये रिदम को स्टडी करते थे, डिक्शन और स्टाइल, शैली जो होती है उसको स्टडी करते थे, एंड यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, और जो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज होता था उसे भी स्टडी करते थे। ये काम किनका होता था? रेटोरिशियंस का, जिनको हम आजकल के टर्म में क्रिटिक कहते हैं। दीज स्कॉलर्स वर ट्रेंड मेनली अंडर टू स्कूल्स। और ये जो स्कॉलर्स होते थे, ये जो रेटोरिशियंस होते थे, इनको ट्रेन किया जाता था दो ही स्कूल्स में, दो ही थॉट्स के अंदर, वो थे फिलोसफी और रेटोरिक। द रेटोरिशियंस स्टडीड पोएसिस। जो रेटोरिशियंस होते थे वो पोएसिस को पढ़ते थे, विच इज़ नोन एज लिटरेरी थियोरी, जिसको लिटरेरी थियोरी के नाम से जाना जाता है, एंड क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म के नाम से भी इन द प्रेजेंट टाइम, आजकल के दौर में। प्लेटोज आइडियाज़, अगर हम प्लेटो के आइडिया की बात कर लें तो प्लेटो, जिनका जन्म जो है 429 BC में हुआ था, उनकी डेथ 397 BC में मानी जाती है, शेयर्ड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उन्होंने अपनी ओपिनियन को रखा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनके लिए क्या थी उनके बारे में उन्होंने बताया। फॉर हिम पोएसिस और लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म वॉज एन इमिटेशन। उनके लिए एक इमिटेशन थी, एक नकल थी। ही टर्म्ड इट एज मिमेसिस। उन्होंने इसको मिमेसिस का नाम दिया, और मॉक, या फिर मॉक भी कहा, एक तरह से किसी का उपहास बनाना। दिस इज सो बिकॉज ही फेल्ट दैट ड्रामा वॉज अ रिप्रोडक्शन ऑफ समथिंग। क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्रामा जो है किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना है। तो ऐसे समझिए कि हम कोई रियल लाइफ में कुछ भी फील करते हैं, हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, उसी को हम ड्रामेटाइज करके अपने प्लेज में, अपनी स्टोरीज में, अपनी पोएम्स में दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इमिटेशन ही हुआ। ही बिलीव्ड दैट इट वॉज अ रिप्रोडक्शन ऑफ समथिंग दैट नेवर एग्जिस्टेड। साथ ही साथ इनका ये भी मानना था कि ये वैसी चीज़ों का रिप्रोडक्शन है जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपनी लिटरेचर में दिखाते हैं, अपने जो लिटरेरी वर्क्स में दिखाते हैं, वो एज इट इज़ फॉर रियल तो नहीं होता ना, उतना रियल नहीं होता, रियलिस्टिक नहीं होता। हम उनको काफ़ी ज़्यादा इमेजनरी चीज़ें उनमें जोड़कर उसको फिर जाकर पोर्ट्रे करते हैं, रीडर्स तक या ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। सो फॉर हिम इट वॉज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का भी एक तरह से ड्रामेटाइजेशन हो गया। ही सेड दैट अ प्ले और ड्रामा वॉज एक्चुअली अ रिक्रिएशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्रामेटिस्ट। मतलब कोई ड्रामेटिस्ट ने जो एक्सपीरियंस करा उसका एक रिक्रिएटेड वर्जन जो है वो ऑडियंस तक पहुंच पाता है। ही रिक्रिएट्स द सेम विच इज़ वॉच्ड बाय द ऑडियंस। और जो ऑडियंस देखते हैं एक्चुअल में वो एक रिक्रिएशन ही होता है किसी भी प्ले राइट का, ड्रामेटिस्ट का। द ऑडियंस ट्राई टू लिव थ्रू दैट एक्सपीरियंस। और ऑडियंस भी पूरी कोशिश करते हैं कि उन एक्सपीरियंस को वो फील कर सके। इनफैक्ट दे आर इनकरेज टू डू सो। और ऐसा करने के लिए उन्हें इनकरेज भी किया जाता है। जानबूझकर ऐसे ही पोर्ट्रेल किए जाते हैं प्लेज का या स्टोरीज का, कुछ भी, हम कोई भी लिटरेरी वर्क का पोर्ट्रेयल या डिपिक्शन ऐसा होता है मानो कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट लें। अब फिल्में क्यों बनाई जाती है ऐसी कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, वो आप उसे पसंद करें। जानबूझकर उनमें मिर्च मसाला तरह तरह की चीज़ें जोड़ी जाती है क्योंकि आपको वो इन्वोक करे, आपको प्रोवोक करे उस चीज़ों को देखने के लिए, आप अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाएँ, रोक ना पाएँ। द डिसअप्रूवल ऑफ मिमेसिस बाय प्लेटो। अब प्लेटो ने मिमेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। इन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। प्लेटो वॉज अ ग्रेट बिलीवर ऑफ ट्रू फॉर्म। प्लेटो का मानना था कि कोई भी चीज़ अपने ट्रू फॉर्म में होनी चाहिए। ही ऑब्जेक्टेड टू द ड्रामेटाइजेशन ऑफ डायलॉग्स और रियलिटी। उन्होंने इस चीज़ से आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई ये बात सही नहीं है, अगर जो चीज़ों को उसमें ड्रामेटाइज करके पेश किया जा रहा है वो सही नहीं है। चीज़ों को एज इट इज़ है, रियलिटी जो है उसी को
पोर्ट्रे करना चाहिए, उसी को जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए ऑडियंस तक, वही चीज़ें पहुंचनी चाहिए जो फॉर रियल हैं, वो रियल में होती है। ही थॉट दैट इट विल इनकरेज द ऑडियंस टू लिव एनीवन एल्सेज लाइफ। देखा जाए तो उनका ये भी मानना था कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो किसी और की लाइफ को जीने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले लेगा, अपनी लाइफ से उसको मतलब ही नहीं रह जाएगा। ही ऑल्सो वार्नड द पीपल ऑफ दैट टाइम, उन्होंने उस टाइम के लोगों को चेतावनी भी दी। एंड टोल्ड दैट इट वॉज रियली डेंजरस, कि ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है, ऐसा उन्होंने कहा। द रोल्स वर ब्लाइंडली इमिटेटेड एंड गिवन द फॉर्म ऑफ प्ले, और जो रोल्स थे, कोई भी जो कैरेक्टर्स हैं जो कोई भी प्ले में, उसको इमिटेट किया जा रहा था और उसको एक नाटक के रूप में दिखाया जा रहा था। दिस इज़ वो ही फियर्ड, और यही कारण था कि वे डरते थे दैट इट वुड डोमिनेट ओवर द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस, कि ये एक डोमिनेशन क्रिएट कर लेगा, ऑडियंस के माइंड पर हावी हो जाएगा। ही वॉज टोटली अगेंस्ट, वो बिल्कुल ही खिलाफ थे द आइडिया ऑफ ग्रीफ। इट वॉज काउज्ड बाय द सीन्स ऑफ सफरिंग इन द प्लेज, और स्वाभाविक है जो सफरिंग के सीन्स दिखाए जाते थे प्लेज में, वो इन चीज़ों से डिसएग्री करते थे। और यही कारण है कि जो ग्रीक प्ले राइट हुए थे, उन्होंने ब्लड बाथ को या किसी मर्डर को स्टेज पर नहीं दिखाया था। लेकिन सेनेका, जो हमने बाद में रोमन एक हमने नाम देखा यहाँ पर, तो सेनेका ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो कर दिया कि नहीं, चलो ये ऑन स्टेज भी दिखाया जा सकता है, ब्लड बाथ को या किसी के मर्डर को, क्रुएल्टी को, सफरिंग को ऑन स्टेज भी दिखाया जा सकता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो अगर आपने शेक्सपियर की मैकबेथ पढ़ी है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि लेडी मैकबेथ के जो डेथ को है वो ऑफ स्टेज दिखाया गया है, उसको ऑन स्टेज नहीं दिखाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट पोर्ट्रेयल नहीं होता है यहाँ पे उसके सफरिंग का, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है ऑडियंस को, उनके माइंड को। सो टॉकिंग अबाउट एरिस्टोटल्स आइडियाज़, एरिस्टोटल वॉज प्लेटोज असिस्टेंट, वो प्लेटो के असिस्टेंट थे, सहयोगी थे, या स्टूडेंट भी कह सकते हैं। बट हिज आइडियाज़ वर डिफरेंट फ्रॉम हिम, लेकिन उनके आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। ही फेल्ट दैट थिंग्स शुड बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज़, इनका मानना था कि चीज़ें जो है बिल्कुल वैसी ही दिखाई जानी चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी क्लासीफाइड, उन्हें क्लासीफाई भी किया जाना चाहिए, बांटा भी जाना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर एंड हिस्ट्री वर टू डिफरेंट थिंग्स, उनका ये भी मानना था कि लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ही गेव द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेज, उन्होंने प्लेज को क्लासीफाई करने की भी आइडिया दिए। ही ऑल्सो सेड दैट ऑल द वर्क कांट बी जज्ड बाय द सेम स्टैंडर्ड्स, उन्होंने यह भी कहा कि सारे वर्क्स को एक ही स्टैंडर्ड पे जज नहीं किया जा सकता है, एक ही पैमाने से जज नहीं किया जा सकता है। एवरी जॉनरा हैज़ इट्स यूनिक क्वालिटीज़, हर जॉनरा की अपनी खासियत होती है। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ही सेड दैट ट्रेजेडीज़ वर सुपीरियर टू ऑल अदर जॉनराज, उनका ये मानना था कि ट्रेजेडी जो है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, अपने आप में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है जॉनरा है लिटरेचर की। ही प्रपोंडेड दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ एक्शन, इन्होंने ये कहा कि यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए प्लेज में, विच मीन्ड दैट देयर मस्ट बी ओनली वन ग्रेट एक्शन इन अ प्ले, जिसका मतलब ये था कि वो ये चाहते थे कि किसी भी प्ले में एक ही ग्रेट एक्शन को दिखाया जाए, एक ही बड़े कार्य को दिखाया जाए, ये नहीं कि मल्टीपल एक्शंस को दिखाया जा रहा है। ही ऑल्सो गेव द आइडिया ऑफ कैथारसिस, आइडिया ऑफ कैथारसिस भी इन्हीं का था, जिसका मतलब होता है एक इमोशनल रिलीज। इनका मानना था कि कैथारसिस जो है एक ट्रेजेडी में इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक पॉर्ग्यूशन जो है लोगों में एक प्योरिफिकेशन का काम करता है। एंड फाइनली हमार्सिया, द ग्रेट फ्लॉ विच कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट इन अ ट्रेजेडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, हमार्सिया भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। हमार्सिया क्या होता है, तो एक ग्रेट फ्लॉ होता है, मिस्टेक होता है, जैसे मैकबेथ का फ्लॉ था, वो किसी और के बहकावे में आ जाता है, गलत स्टेप उठाता है, किंग डंकन का मर्डर कर देता है, तो एक फ्लॉ था उसका, और इसी को हम हमार्सिया का नाम देते हैं, जिसके कारण प्रोटैगनिस्ट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। ही ऑल्सो क्लासीफाइड द पोइट्री इन डिफरेंट जॉनराज, उन्होंने पोइट्री को भी क्लासीफाई किया। दे आर इवन रिलेवेंट वाइल रीडिंग मॉडर्न लिटरेरी वर्क्स, वे आज भी रिलेवेंट हैं, ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था पोइट्री को लेकर।
इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनसे हमें मदद मिलती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के डेप्थ को समझने में, इसकी गहराई को समझने में। वी कांट अवॉइड द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और स्वाभाविक है, इतना कुछ जान लेने के बाद हम ये तो कह ही सकते हैं कि हम जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसके कंट्रीब्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो ग्रोथ में जो इनका रोल रहा है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है, वो कहीं ना कहीं रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव्ड इट।